नमस्कार दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने एक नया एनएफओ जारी किया है। एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आइए आज इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है या आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पर संपर्क कर सकते हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से। आइए बात करते हैं इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। सबसे पहली बात तो यह है कि यह स्कीम कहती है कि अगर आप लंबे समय तक पैसा लगाएंगे, पैसा हम आपका बढ़ा के देने का प्रयास करेंगे। कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है, कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। साथ ही यह स्कीम ज़्यादा फोकस करेगी ऐसी कंपनियों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से काम करती हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करती हैं, उनमें फोकस किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात करा है, ये इंडिया से रिलेटेड कंपनियां होंगी। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड लेवल पे कोई कंपनी की बात की जा रही है, इंडिया रिलेटेड कंपनी होंगी। मिनिमम एसआईपी की बात करते हैं तो 500 रुपये से आप एसआईपी कर सकते हो। मिनिमम लमसम 500 रुपये से कर सकते हो। एनएबी 10 रुपये का इनिशियल लेवल पर मिल जाएगा। 23 अप्रैल से अप्लाई कर सकते थे, 7 मई लास्ट डेट और 10 मई को यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेंचमार्क की बात करते हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राइस का बेंचमार्क है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। स्कीम टाइप ओपन इंडेड है और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ आपको मिल जाएगा। आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं। अगर आप पैसा 3 महीने के अंदर रिडीम करते हैं, 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 0.005% स्टाम्प ड्यूटी है। रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह एक थीमेटिक एंड सेक्टर ओरिएंटेड फंड है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर मिस्टर अजय खांडेलवाल और उनकी टीम है। साथ ही साथ प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाएगा। मिनिमम इक्विटी में 80% एक्सपोजर रखना जरूरी है। मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है मिस्टर अजय खांडेलवाल के ऊपर। बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो 2.25 अप टू के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो है, जो कि AUM के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। आइए बात करते हैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या आ जाएगा। जैसे पावर एंड पावर इक्विपमेंट हो गया, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गया। एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। रेलवेज हो गया, मेटल एंड मिनरल्स हो गया, रोडवेज हो गए, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनसे रिलेट करती हुई कंपनियों में पैसा लगाया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि क्यों इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने बताया है कि सरकार का जो ध्यान है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ इन्होंने 2013 से 2024 तक का एक्चुअल डेटा दिया है और 2026 तक का एस्टिमेशन डेटा दिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि लगातार पहले तो यहाँ तक आप सिर्फ 12% देखेंगे, लेकिन इसके बाद से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। एक बार फिर से यहाँ 12 दिख रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे ये लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कैपिटल स्पेंडिंग सरकार की लगातार बढ़ती जा रही है और ये बढ़ के 22% के करीब हो जाएगी 2026 तक। इसकी पॉसिबिलिटी है। और अभी आप देखेंगे 2024 में 21% है। तो अगर आप 12 के हिसाब से 21 को देखेंगे तो साफ साफ देखेंगे कि इसमें अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ रही है। अब जब कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ये सारे के सारे पैसे ज्यादातर जाके लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के साथ ही साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये थीम ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को लग रही है। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ GDP में ग्रोथ हो रहा है। हमारी GDP लगभग 7% के हिसाब से ग्रो कर रही है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। सेकेंड, इन्होंने कहा कि यार हमारे देश में जो लोग नागरिक हैं ना, इनका इनकम बढ़ रहा है, इनका इनकम लेवल बढ़ रहा है, इनके खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। डिस्पोजेबल इनकम इनका बढ़ रहा है और ये जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। थर्ड चीज इन्होंने बताया कि यार अर्बनाइजेशन जो है ना वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 2050 तक ये माना जा रहा है कि लगभग 416 मिलियन पीपल अर्बनाइज हो जाएंगे। गवर्नमेंट का फोकस इन्होंने बताया कि भाई इंफ्रा डेवलपमेंट में गवर्नमेंट पूरी तरह से फोकस कर रही है। गवर्नमेंट का फोकस बना हुआ है, इसलिए ऐसी स्कीम्स, ऐसी थीम्स ज़्यादा फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखेंगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। ये इस स्कीम के सपोर्ट में इन्होंने कुछ बातें करी हुई हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम होता है ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है। 1 ईयर में इसका रिजल्ट नहीं दिखता, 2 वर्ष में इसका रिजल्ट नहीं दिखता, ये लंबा होता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड में। तो अगर आप लंबे समय तक इसमें कंसिस्टेंट रूप से बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा खासा फायदा आपको देखने को मिलेगा। ये बात इन्होंने कहा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और इनके निवेश का तरीका देख लेते हैं। तो ये कहते हैं यार हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे। अब क्वालिटी पर फोकस करने का मतलब ROCE, ROE को ये ध्यान रखेंगे। मिनिमम इसको ध्यान रखने के बाद ही
आगे काम करेंगे, किसी स्टॉक को पिक करेंगे। इसके अलावा सिर्फ क्वालिटी से ही संतोष नहीं करेंगे, ग्रोथ को भी ध्यान रखेंगे कि ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया जाए जिसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट दिख रहा हो, ऐसा ना हो कि उसमें ग्रोथ ही ना हो, तो ग्रोथ को भी ध्यान रखेंगे। लॉन्गेविटी को ध्यान रखेंगे, यानी सस्टेनेबल थीम पे जो फिट बैठेगी सिर्फ उन्हीं कंपनीज में निवेश किया जाएगा। एंड इन सभी के साथ प्राइस पर भी ध्यान रखा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अच्छी थीम की कंपनी हमने सिलेक्ट कर ली बट कुछ ज़्यादा ही महंगी है, तो अगर ज़्यादा महंगी रहेगी ना, फिर से वो अपने आप को करेक्ट करने का प्रयास करेगी, करेक्ट करने आएगी, तो वहाँ पे ज़्यादा फायदा नहीं दिखता। तो ये कहेंगे हम प्राइस को भी ध्यान रखेंगे। अब प्राइस ध्यान रखने का मतलब इन्होंने कहा हम पी रेशियो देखेंगे, पैग रेशियो देखेंगे, ये कुछ रेशियोज होते हैं जिनको हम देखेंगे। साथ ही साथ डीसीएफ यानी डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड के माध्यम से हम चीज़ों को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से ये इनका फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से ये निवेश करने के लिए सोच रहे हैं। अब इन्होंने कहा 65%, तो इस स्कीम या इस थीम से रिलेटेड हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। 25% फंड मैनेजर के हाथ में है, वो कुछ अलग करना चाहे तो कर सकता है, और अगर वो चाहे तो 10% अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए भी रख सकता है। तो ओवरऑल 100% में से 65% तो उन्हें करना ही पड़ेगा, बाकी जो बचता है 35% उसमें वो कुछ 3-5 कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक रिस्क हैं, आप देख लीजिएगा। ये कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव स्कीम्स में, एक्टिव इन्वेस्टमेंट, ये कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं लगभग सारे एनएफओ में, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इनका रिस्कोमीटर देख लेते हैं। तो इनका रिस्कोमीटर आप देखेंगे बेंचमार्क का बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, और अगर आप स्कीम का देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। तो गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस स्कीम को देखते हुए हमें लग रहा है कि यार मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस अच्छा काम करता है, इसकी बहुत सारी स्कीमें बहुत आउट परफॉर्म कर रही हैं। फंड नो डाउट बहुत अच्छा काम करता है। फंड की ये स्कीम जो है वो भी अच्छी स्कीम लग रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार ग्रोथ सरकार का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप लंबे समय तक 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए देख रहे हो, लंबे समय तक पैसा लगाना चाहते हो, तो स्कीम बाय डिफॉल्ट देखने में अच्छी लग रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो खर्चा किया ही जाएगा। और आप देखेंगे इसके पहले मैंने आपको डेटा बताया है कि लगातार कैपेक्स हमारा बढ़ रहा है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार बढ़ा रही है, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत भी है। साथ ही साथ यह स्कीम उन्हीं लोगों के लिए अच्छी है जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन रिस्क है, यह एक थीमेटिक एंड सेक्टर ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर एक लिमिटेड थीम पर ही काम किया जाएगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन रिस्क मिल जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क एपेटाइट के हो तो आप इसमें जा सकते हो। साथ ही यह एक एनएफओ है, तो फ्यूचर में ज़रूरी नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस अच्छा काम करता है तो यह एनएफओ भी अच्छा ही काम करेगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बाकी एक एजुकेशनल वीडियो है, ना कोई बाई सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं या कोई आपका डाउट है पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।